हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम सीखते हैं कि हम कैसे प्रोडक्टिव नोट्स बना सकते हैं। हाउ टू मेक प्रोडक्टिव नोट्स। ओके, सो कैसे बना सकते हैं प्रोडक्टिव नोट्स। ये नोट्स ही पहले सबसे पहले क्या है, ये नोट्स क्या होता है। नोट्स आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको टीचर देते हैं नोट्स, ठीक है। आप खुद भी नोट्स बनाते हो बुक से। कभी कभी कहा जाता है कि आप बुक से ही खुद से अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, यू मेक नोट्स, ठीक है। लेकिन वो नोट्स क्या होता है, पैराग्राफ्स में 3 से 4 पन्ने में, 5 पन्ने में, कभी कभी 10-10 पन्ने में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। मानते हो ये बात, वो लेंदी हो जाता है ना। तो क्या ये लेंदी नोट्स व्हेन एग्जाम इज देयर, जब एग्जाम पास में आ गया है, तो क्या आप ये पूरा लेंदी नोट्स पढ़ सकते हो? पढ़ना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, कई सब्जेक्ट है पढ़ने को, है ना। तो उस वक्त के लिए कैसे हम प्रोडक्टिव नोट्स बना सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड द वर्ड प्रोडक्टिव, ठीक है। नोट्स तो आप लिखते ही लिखते हो, तो ये प्रोडक्टिव कैसे नोट्स प्रोडक्टिव नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। तो प्रोडक्टिव नोट्स कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी कहा कि एक चैप्टर का नोट्स करीब कभी 5 पन्ने, कभी 10 पन्ने, कभी 15 पन्ने में खत्म होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, कंपाइल अप करके छोटा करके एक पेज में लिख देते हैं। अगर वही चीज़ एक पेज में लिखा रहेगा, वो चीज़ 15 पेज में लिखा हुआ है, तो वो डिफरेंस लाएगा आपको टाइम में। आपको पढ़ने से पहले भी डर नहीं लगेगा कि मुझे इतना लंबे, इतने सारे पन्ने पढ़ने हैं, नहीं ना। अगर एक पेज में सब लिखा हुआ है, देन इट विल बी ईजी फॉर यू, इजंट इट। ईजी हो जाता है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं कि हम 10 पन्ने का जो नोट्स है उसको हम एक पन्ने में बदल दें, ठीक है। तो वही मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, आप कैसे करोगे। जब आप नोट्स लिखते हो तो आप नेचुरली उस वक्त तो पढ़ते हो, ठीक है। तो जब उस वक्त पढ़ रहे होते हो तो आपको ये तो समझ में आ जाता है कि आपको क्या उसमें आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, और क्या बिल्कुल भी आता है आपको। ऐसा नहीं किसी को आपको बताने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये 3 में जब इसको कैटेगराइज कर लिया, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है इसके पहले वाले वीडियो में कि आप कैसे करके आप जब बुक पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आप अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो मैम की वर्ड्स, ठीक है, मैम की नोट्स, उस बुक में जो लिखा है सबको मिलाकर एक आप अपना पास में ही लिख डालिए, ताकि आपको वो याद रहेगा, ठीक है। तो सब चीज़ को यहाँ पर जब आप ये कर रहे हो तो आप नोट्स पढ़े हो, आप वो बुक भी पढ़ रखे हो, सब कर रखे हो, तब आप जाके ये कहीं 10 पन्ने का नोट्स को आप एक पन्ने में कर सकोगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करो अपने पेपर को, ठीक है। पहला जो इधर का जो पोर्शन रखोगे आप पतला रखोगे, थिन रखोगे, ज़्यादा इसको थिक नहीं बनाना है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ क्या लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल केमिस्ट्री का ही चैप्टर ले रखा है, एसिड, बेस और सॉल्ट का। आप कोई भी चैप्टर ले सकते हो, आपका किसी भी सब्जेक्ट का हो, साइंस का, ठीक है। आप उसका कीवर्ड्स इस तरफ को लिख सकते हो, ठीक है। कीवर्ड्स लिखने के बाद आप देखो, जैसे अब मैंने यहाँ पर एसिड लिखा है समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ओके। जैसे मैंने यहाँ एसिड लिखा है, जैसे ही आप एसिड को पढ़ते हो तो आपको याद आता है क्या है वो, इट इज सारिन टेस्ट, ठीक है। तो ये सारिन टेस्ट है, तो आपको ये पता है कि ये सारिन टेस्ट है, तो सार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्या, H+ आयंस, ओके। इट रिलीजेस आउट व्हाट, H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अगर आपको ये भी पता है तो ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए क्यों टाइम वेस्ट करो, ठीक है। जो चीज़ आपको बिल्कुल भी आता है 100%, हाँ आपको कहीं डाउट है कि नहीं मैं ये भूल जा सकता हूँ, राइट इट ओवर देयर। और भी पूरा मत लिखो कि वो H+ आयंस रिलीज करता है इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। कोई भी ऐसे जैसे HCl है तो वो एक्वस सोल्यूशन में H+ आयंस रिलीज करे, पूरा लिखने की आवश्यकता, बस H+ आयंस लिखो। इससे आपको याद आ जाएगा क्या कि जब ये एक्वस सोल्यूशन में जाता है तो फिर क्या होता है, HCl को जब हम पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, वो डिसोसिएट कर जाता है H+ और Cl- आयंस में, ठीक है। यही H+ आयंस एसिडिटी कॉज करता है। इतना बड़ा लाइन हो जाता है, इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, H+ आयंस। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं हम एक्वस सोल्यूशन भूल जाएंगे, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट डालो और AQ लिख दो, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। इसका pH क्या होता है, एसिड का pH, तुम्हें पता है कि pH क्या होता है, ठीक है। पारा ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये सब पता है आपको। ये भी पता है कि आपको किसकी वैल्यू क्या है। और हाँ, अगर आपको पता नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का वैल्यू क्या होता है, वीक एसिड का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, तो आप लिख दीजिए। जैसे अगर HCl आप लिख रहे हो तो आप pH लिख सकते हो 1 या 1.5, ठीक है। आप अगर लेमन लेते हो तो उसका लिख सकते हो आप 2 या 3। आप अगर एसिटिक एसिड है तो आप लिख सकते हो उसमें 4। लेकिन हाँ, अगर आपको आता है, आपको पता है कि ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका pH ये होगा, जो भी होगा, तो वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं आता है, देन राइट इट,
तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है, स्पीच स्केल डायरेक्ट बना दो, स्ट्रॉन्ग का कर लो और वीक का कर लो और देन राइट इट। उसके लिए भी क्या कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप सीधे ऐसे लो एसिड के पास, एक पीएच पेपर बना दो, ठीक है। यू नो कि 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप लिख दो कि स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पर लिख दो कि आप वीक होता है, यहाँ लिख दो न्यूट्रल होता है। वैसे ही बेस के लिए भी आप 14 तक जाता है, वैसे लिख दो। ये छोटा नहीं बन जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं कि इसके पीएच ये है, उसके पीएच वो है, ठीक है। तो आप इसको आराम से इस पेपर के फॉर्म में भी आप एक छोटा सा उसको तैयार कर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक लेमन बना रखा है। ये लेमन क्यों, मेरा कहना ये है कि अगर आपको राइट हैंड साइड में आपको स्पेस है, ठीक है, तो आप उसको लिख के छोटे फॉर्म, सिंबल्स, फार्मूलाज, इवन इन स्मॉल डायग्राम्स भी आप उसको लिख के कि एक बार ही आप देखिए, बस आपको वो समझ में आ जाए कि आप ये क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ है। क्योंकि आप तो एक बार पढ़ चुके हो ना, उसे एक बार क्या, एक 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वैसे ही बेस का आता है। बेस का क्या है, बिटर इन टेस्ट है, ठीक है। पता है आपको, नहीं पता है तो लिख दीजिए कि बिटर, ठीक है। और उसके बाद आप इसका लिख सकते हो कि OH- आयंस रिलीज करता है। सोप का फिगर यहाँ बना रखा है, सिंपल हो जाता है क्या कि अगर सोप है तो नेचुरल टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है, और ये सोप क्या है, बेस है। तो ये क्या होता है, दिमाग में चला आता है। जैसे यहाँ पर थर्ड वर्ड है सॉल्ट। सॉल्ट में आप देख रहे हो कि सीधे डायरेक्टली NaCl लिख दिया है, ठीक है। तो NaCl लिख दिया, इसको पता है हमें कि अगर एसिड और बेस जब मिलते हैं, दे व्हाट हैपन, दे रिएक्ट एंड दे नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड एज द रिजल्ट सॉल्ट बनता है, जिसके जो न्यूट्रल इन नेचर रहता है, ठीक है। तो ये इसको दिखाने के लिए एक रिएक्शन लिख दिया। इसको अगर आप इस तरह से आपको लग रहा है कि सही है तो आप इस तरह से लिखो, अगर आपको इस तरह से नहीं लग रहा है, जिस तरह से आपको लगता है कि ये सुटेबल होगा आपके लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाने के लिए, आप उस तरह से लिखिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि रेड टू ब्लू चेंज करता है, लेकिन अगर पता है तो मत लिखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ये जो पोर्शन है जो आप लिख रहे हो वो डिफरेंट है। मेरे लिए वो डिफरेंट होगा, किसी स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा, किसी और स्टूडेंट के लिए वो और डिफरेंट होगा, क्योंकि आप ये सब जो सब्जेक्ट है आप अपने तरीके से समझ रहे हो और ये नोट्स भी अपने तरीके से बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे लिखा है तो आप भी ऐसे लिखोगे, आप भी अपने तरह से ही उसे छोटा करके आप किसी अपने जिससे आप समझ सकते हो इजीली, उस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। आप देख रहे हो ये थर्ड पोर्शन। अब ये थर्ड पोर्शन में क्या है कि आपको सिंपल इसमें थोड़ा सा, इसमें जैसे मैंने यहाँ पर कम जगह रखा है, आप थोड़ा इसमें ज़्यादा रखिएगा, जैसे यहाँ से ही आप डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन एसिड बेस एंड सॉल्ट, ताकि यहाँ पर आप उसका समरी लिख सकते हो, ठीक है। तो समरी लिखने में समरी क्या है, हर चैप्टर का अलग अलग होगा। इसका हमने ले रखा है तो इसका हम लोग जिस तरह से हो सकता है उस तरह से वी विल बी राइटिंग, ओके। लाइक एसिड है तो एसिड में क्या हम समरी लिख सकते हैं जिससे कि हमें याद रहे कि इसमें इतना ही सारा पोर्शन है, सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ऐसे ही आप इतने छोटे छोटे में कंप्लीट कर रखे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज ही तो लिखना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो, मेटल के साथ वो रिएक्ट करके क्या देता है, हाइड्रोजन देता है, ठीक है। उसका दोनों प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, एक अगर हाइड्रोजन मिल रहा है दूसरा आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या आ रहा है ना। और अगर नहीं आपको लग रहा है कि नहीं फिर भी नहीं आता है तो आप पूरा रिएक्शन लिख दीजिए, ठीक है। और वैसे ही कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके वो क्या देता है, CO2 देता है। तो सिंपल छोटे छोटे फॉर्म में आप लिख दोगे इसे, तो आपको याद रहेगा कि मेटल जो है अगर रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो स्पेशल रिएक्शंस होते हैं, वो स्पेशल रिएक्शंस अगर आपको याद नहीं आ पाता है आप लिख दीजिए। जैसे एम्फोट्रिक ऑक्साइड का, एम्फोट्रिक इन नेचर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके रिएक्शंस लिख दीजिए कि उसका जो प्रोडक्ट क्या है। तो एक जो प्रोडक्ट जो मेन है वो आप लिख दिया, दूसरा प्रोडक्ट खुद आप बना ले सकते हो, उतना रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार देखोगे तो आपको ये तो दिमाग में आ जाए कि ये पॉइंट्स है, इसे हमें ये जानना है। इतना जान रहे हो तो आप नेक्स्ट जो चीज़ हो रहा है वो आप आराम से लिख ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इसको इतना छोटा सा एक ही पेज में आप इसको कंप्लीट कर ले सकते हो अपने तरीके से। ये मैंने तो अपने हिसाब से सोचा कि जो इजी आपके लिए लगेगा उस तरह से बताया, लेकिन हाँ जिस तरह से इजी आप समझ सकते हो वो आपको ही अपने तरीके से लिखना है कि आप एग्जाम में जब आप पढ़ते हो तो आपको इजी होगा। तो सिंपल मैंने बताया, सिम्बल्स, फार्मूलाज, डायग्राम्स, ये सब से आप कर सकते हो। वैसे ही आप फिजिक्स में भी जा सकते हो, फार्मूला, न्यूमेरिकल्स का, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, ये सब का जो चीज़ें हैं जो भूल जाते हैं इंसान को, जो फटफट लिखते हो, पूरा कंसेप्ट तो नहीं लिखा जा सकता ना, ठीक है। वैसे ही बायो में भी आप कर सकते हो,
सिंपल है, उसमें भी ये डायग्राम्स नहीं कुछ हुआ तो छोटा सा डायग्राम बना लिया, देख लिया कि उसमें क्या हो रहा है, उसी के अंदर ही सारा ही किस तरह से वो फॉर्मुलेट हो रहा है, प्रोसेस बना दिया और दैट बिकम्स ईजी फॉर स्टडी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक प्रोडक्टिव नोट्स। प्रोडक्टिव नोट्स मीन्स व्हाट? द नोट्स विच एटलीस्ट यू कैन सी बिफोर द एग्जाम, very easily complete it in within few minutes or even I can say in hours, okay, and then you can, आप उस एग्ज़ाम को देते हो, फिर आपको ये जो चार्ट है वो काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो होप सो ये आपको समझ में आया हो कि कैसे आप नोट्स बना सकते हो खुद के लिए, एग्ज़ाम के पहले पढ़ने के लिए, कि एग्ज़ाम के समय आपको कोई परेशानी नहीं आए। ठीक है, गुड डे, टेक केयर।